जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र आने और आप देख रहे एमएन टीवी। पिछले कुछ सालों से सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डीएनए के बारे में उल्टे पुल्टे तरीके से चर्चा चल रही है। वैसे डीएनए के सिद्धांत पर वैज्ञानिक आधार पर वैज्ञानिकों ने विस्तार रूप से संशोधन किया है। 2001 को डॉक्टर बामशाद ने ओटावा विश्वविद्यालय में संशोधन किया। भारत के ब्राह्मणों का डीएनए भारत के ही एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदाय से कहीं मेल नहीं करता है। इस वैज्ञानिक सिद्धांत को एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदाय को ध्रुवीकरण करने के लिए मूल निवासी बहुजन समाज के कई संगठनों ने उसका प्रचार प्रसार किया। वैसे ब्राह्मणों को ईरानी भट्ट ब्राह्मण राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 125 साल पहले कह दिया था। ज्योतिराव फुले जी की बात छोड़ो, बाल गंगाधर तिलक ने आर्किट होमिनी वेदास में कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा, राहुल सांस्कृतायन ने ओल्गा टू गंगा में कहा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा कि हम विदेशी है। तो आरएसएस के मोहन भागवत और अन्य ब्राह्मणों ने यह मानना चाहिए कि हम विदेशी है, इस देश के मूल निवासी नहीं है। डीएनए के संदर्भ में राजकीय गलियारों में भी बड़े पैमाने पर उटपटांग चर्चा होती रहती है। इसकी शुरुआत 2015 में मुजफ्फरपुर बिहार में एक रैली में मोदी जी ने नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ी होने की बात कही थी। तो नीतीश कुमार ने पलटवार करके अपना डीएनए चेक करने के लिए अपने सिर के बाल काटकर प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज दिया। उस पर नीतीश कुमार ने सौगंध भी लिया था, मैं कभी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। 1.5 साल में ही बड़े और छोटे मोदी के गोदी में नीतीश कुमार चले गए। ये होता है गड़बड़ी वाला और पलटी मारने वाला डीएनए, और वो नीतीश कुमार का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने संघी स्टाइल में कहा कि राहुल गांधी का बाप मुस्लिम है और मां विदेशी ईसाई है, बेटा ब्राह्मण कैसे? तो राहुल गांधी को हाइब्रिड प्रजाति तक कह दिया था। संघी कोई भी बात करते हैं तो अधूरी बात करते हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, राजीव गांधी के पिता फिरोज गांधी, और फिरोज गांधी पारसी धर्म के थे। इंदिरा गांधी ब्राह्मण थी, तो राजीव गांधी, राहुल गांधी मुस्लिम कैसे हुए? सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा, इस संदर्भ में कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो। भागवत का भागवत पुराण इतने भी नहीं ठहरा। उन्होंने आगे भी कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भ्रामक है, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है बल्कि एक है। लोगों के बीच की पूजा पद्धति का अंतर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बक दिया कि मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ है। मोहन भागवत ऐसा क्यों कह रहे हैं यह भी जानते हैं। पहली बात कि इस देश में ब्राह्मणों के प्रतिनिधि के रूप में मोहन भागवत यह कह रहे हैं कि हम इस देश के मूल निवासी है, इस देश के रहवासी है। ब्राह्मण स्वयं को मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन से असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसका यह नतीजा है। दूसरी बात ऐसी है, उसमें भी ये बयान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिया। गाजियाबाद में क्यों दिया कि गाजियाबाद में पिछले महीने में आरएसएस के मॉब लिंचिंग अभियान अंतर्गत एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की दाढ़ी नोच लिया। उस घटनाक्रम की असलियत आरएसएस का षड्यंत्र एमएन टीवी ने देश में सबसे पहली बार उजागर किया, और उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में है। उत्तर प्रदेश के चुनाव भाजपा के लिए बड़े मायने रखते हैं। 402 विधायक और 80 सांसद देश की राजनीतिक पार्टियों की महत्वाकांक्षा बदल देते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 2011 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार 3,85,00,000 है। यानी उत्तर प्रदेश के कुल आबादी में 19.26% है, और 2021 का आधा निकल गया है। अभी तक 10 साल के बाद जो जनगणना होने वाली है वो अभी तक नहीं हुई। तो देश की आबादी में कुल बढ़ोतरी हुई होगी तो मुस्लिम समुदाय की भी आबादी बढ़ गई है। और 80 लोकसभा सीटों में लगभग 20 सीटें ऐसी है जिसमें 20% मुसलमानों की जो आबादी है वो उम्मीदवारों को चुनावी किस्मत बनाने में बड़ी मददगार साबित करती है। उत्तर प्रदेश में रामपुर जिला ऐसा है कि वहां मुस्लिम समुदाय की आबादी 50% से ज्यादा है, और उस जिले का नाम रामपुर है।
रामपुर में 50.57%, मुरादाबाद में 47.12%, सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.4%, मुजफ्फरनगर में 41.30%, अमरोहा में 40.78%, बलरामपुर में 37.51% शामिल है, आजमगढ़ में 36%, बरेली में 34.54%, मेरठ में 34.43%, बहराइच में 33.53%, गोड्डा में 33%, श्रावस्ती में 30.79% मुसलमानों की आबादी मजबूत स्थिति में है। तो मोहन भागवत ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के सलाहकार रहे डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार की वैचारिक समन्वय एक व्यावहारिक पहल इस किताब का विमोचन करते हुए ये सारी हवाई बातें की है। पीवी नरसिंह राव के समय बाबरी मस्जिद का पतन होने दिया था। क्या यह सलाह पीवी नरसिंह राव को उसके सलाहकार डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार ने दिया था? मुस्लिमों में घुसपैठ किए ये ख्वाजा इफ्तिखार का डीएनए यहूदियों का तो नहीं है? क्या ख्वाजा इफ्तिखार ये वसीम रिजवी वाला मुस्लिम तो नहीं है? ये सारी चर्चा हो सकती है, ऐसे संदेह निर्माण हो सकते हैं। और इस किताब में डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार ने यह भी मशवरा दिया, अगर नेता और बुद्धिजीवी सही तरीके से बातचीत करते तो ये विवाद पहले ही शांत हो गया होता। बातचीत से मुसलमानों को बहुत कुछ मिल सकता था। बाबरी मस्जिद का पतन कांग्रेस और भाजपा के ब्राह्मणों के षड्यंत्र का हिस्सा है, ये यहां पे साबित होता है। उत्तर प्रदेश से 1992 के बाद कांग्रेस का जनाधार कम होता गया। मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश में बड़े मायने रखते हैं। हाल ही में भाजपा का पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीए एनआरसी लागू करने का जो एक्सट्रीम कैंपेन था, इस कैंपेन से क्या हुआ कि भाजपा को उल्टियां और दस्त शुरू हो गई। भाजपा का सीए एनआरसी का खेला मुस्लिम समुदाय समझ गया, पश्चिम बंगाल का एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लोग भी समझ गए और वहां पे परास्त होना पड़ा। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए यह मोहन भागवत इतनी कसरत कर रहे हैं। इसके बाद 2024 को लोकसभा की चुनाव है और उससे भी ज्यादा 2025 को आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं। इस देश में मनुस्मृति का कानून कायम करने के लिए यह सारी कवायद चल रही है। वैसे ब्राह्मणों के संगठन नीति नहीं बदलते, रणनीति बदलते हैं। उसी ट्रैप में हमारे भोले भाले लोग फंस जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन कलम कसाई ब्राह्मणों के बारे में कहते हैं, ब्राह्मिन्स हैव ए ब्रेन विद इन अ ब्रेन, यानी ब्राह्मणों का दिमाग पत्ता गोभी जैसा होता है, यानी पत्ते के नीचे पत्ता होता है, इस प्रकार से उनका ब्रेन होता है। और दूसरी तरफ सभी भारतीयों का डीएनए एक है। यह मोहन भागवत के स्टेटमेंट के विरोध में स्वामी नरसिंहानंद, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ संघी लोग मोहन भागवत के विरोध में बोल रहे हैं। बड़ी मस्त नौटंकी चल रही है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एमएन टीवी।